स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, उसी की जो उनकी पहली बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, तो उसी का चैप्टर है 6 जिसका नाम है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका चैप्टर का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेके आए हैं और इस वीडियो में इस चैप्टर को हम फुल्ली कंप्लीट करने वाले हैं। तो पार्ट 1 के जो टॉपिक्स थे वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना था न्यायपालिका के अर्थ के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो वैसे भी फ्री है और जहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिल जाएँ आपके सिलेबस से रिलेटेड तो कर ही लेना चाहिए, है ना। तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब करना फ्री है। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार। कौन सा है सबसे पहला टॉपिक? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार। आइए जानते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्षेत्र अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में सबसे पहला मौलिक क्षेत्र अधिकार। तो मौलिक क्षेत्र अधिकार के बारे में हम क्या क्या बात करेंगे, देखिए। पहला पॉइंट, मौलिक क्षेत्र अधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ना तो वो उच्च न्यायालय में जाएगा ना ही जिला न्यायालय में, कहीं नहीं, सीधा सर्वोच्च न्यायालय में आएगा। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं। यह अधिकार उससे संज्ञेय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका निभाता है। यानी कि ऐसे जो मुकदमे होते हैं जो मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं, उनकी सुनवाई ना निचली अदालत में ना ही तो जिला अदालत में कहीं करवाने की जरूरत नहीं है, सीधा उच्च न्यायालय में होती है। और उसका ये जो कार्य है, मतलब कि उसका सर्वोच्च न्यायालय का ये जो अधिकार है, वो उसे न्याय के रूप में, एक अंपायर के रूप में, एक निर्णायक भूमिका के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अगला अधिकार है, अगला पॉइंट है, केंद्र और राज्य व्यवस्था पर उठे मुकदमों को सर्वोच्च न्यायालय हल करता है। साथ ही वह केंद्र और राज्य की शक्तियों को संविधान के अनुसार व्याख्या करता है। अर्थात जो केंद्र और राज्य व्यवस्था पर जो भी सवाल उठते हैं, जो मुकदमे उठते हैं, तो उन सभी को सॉल्व कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। और साथ ही वह केंद्र और राज्य की जो शक्तियाँ होती हैं, संविधान के अनुसार उनकी व्याख्या करता है। जो भी मुकदमा होता है उसे सॉल्व करता है। और लगता है कि यहाँ पर चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उन्होंने अपनी कुछ शक्तियों का गलत उपयोग किया है तो उन्हें वो संविधान के अनुसार व्याख्या करती हैं। कौन? न्यायपालिका। तो इस रूप में वो एक अंपायर और निर्णायक की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मौलिक क्षेत्र अधिकार। दूसरा आता है रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार। दूसरा कौन सा है हमारा? रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट हैं आइए जानते हैं। पहला पॉइंट, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में देता है। मान लीजिए अगर कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और यह बात न्यायपालिका को पता चलती है, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या करता है, अपने जो आदेश होता है उन आदेशों को जो पारित करता है उन्हें रिट कहते हैं, तो आदेशों को रिट के रूप में पारित करता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायपालिका कार्यपालिका को कुछ करने या ना करने का आदेश दे सकता है। और जो ये रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों ही, ये अपने इन रिटों के माध्यम से जो कार्यपालिका होती है उसको कुछ कुछ कार्य करने से रोकता है और उन्हें बताता है कि आपको ये कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट क्षेत्राधिकार जो होता है उसके बारे में। अब आता है अपीली क्षेत्राधिकार। अगला है हमारा अपीली क्षेत्राधिकार। तो इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो है वो देश की सबसे बड़ी न्यायालय है एक तो, ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला लिया गया है वो गलत है, उसे गलत लग रहा है, तो वो अपनी अपील कहाँ पे दर्ज कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। बशर्त यह है कि वो रियल में गलत होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे के 2 पॉइंट, लेकिन इसके लिए उच्च न्यायालय को प्रमाण देना पड़ता है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए प्रमाण देना पड़ता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है नहीं। अपीली क्षेत्राधिकार का यह अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों को दोबारा जांच करेगा। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपना मतलब अपील करता है सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है कि उस मुकदमे की पूरी तरीके से दोबारा सुनवाई करता है, मतलब कि ज़ीरो से शुरू करते हैं उस मुकदमे के बारे में और फिर फैसला सुनाते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय अपनी निम्न अदालतों के फैसलों को बदल सकता है और अपने तरीके से पुनः निर्णय ले सकता है। ये उसको अधिकार है। ये तभी संभव है जब उन्हें लगे कि यह गलत है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है अगला सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। चौथा है हमारा सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। अब ये क्या है आइए जानते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखिए, मौलिक अधिकार और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी भी अधिकार है, यानी कि उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी को परामर्श दे। तो वो क्या है, देखिए, केंद्र और राज्य व्यवस्था पर उठे मुकदमों को सर्वोच्च न्यायालय हल करता है। साथ ही वह केंद्र ये तो करता है, मतलब कि केंद्र और राज्य व्यवस्था पर जो मुकदमे उठते हैं उनको तो सॉल्व करता ही है, साथ ही वह सरकार की शक्तियों की भी व्याख्या करता है। ये पॉइंट मैंने आपको भी बताया है तो समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अपनी निम्न अदालतों के फैसलों को बदल सकता है और अपने तरीके से पुनर्निर्माण कर सकता है, ये भी बताया मैंने। भारत का राष्ट्रपति लोकहित और संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय में भेज सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर परामर्श संबंधी जो अधिकार है वो ये है कि भारत का राष्ट्रपति लोकहित से संबंधित, संविधान की व्याख्या से संबंधित या किसी कार्य से संबंधित जब कोई विषय सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजता है परामर्श के रूप में, तो ये जो परामर्श है वो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो इस परामर्श को माने या ना माने। ठीक है, तो ऐसे में वो अपने इस क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हैं ताकि वो इस परामर्श को नहीं मानेगा और वापस भेज देते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी देश के राष्ट्रपति ने परामर्श भेजा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी न्यायिक सक्रियता की हम बात करेंगे क्या है। तो ये तो थे हमारे क्षेत्राधिकार। अब हम बात करते हैं न्यायिक सक्रियता की। ये न्यायिक सक्रियता क्या है आइए जानते हैं। देखिए, ये है दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारा, न्यायिक सक्रियता। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका, यानी कि जो हम अपील करते हैं वही है, यानी कि जनहित याचिका। अब ये क्या है आइए जानें। देखिए, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका है। किसी भारतीय अदालत के दिए गए फैसले पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई। अर्थात न्यायिक सक्रियता के जो न्यायिक सक्रियता है इसके तहत किसी भारतीय अदालत यानी कि भारत की किसी भी अदालत के द्वारा लिए गए फैसले पर एक स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई की जा सकती है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, उस पर एक स्पेशल लाइव पिटीशन बैठाता है और उस पर सुनवाई करता है। अगर कोई फैसला केंद्रीय स्तर पर है और बहुत बड़ा है, या फिर यूँ कहें कि राज्य स्तर पर भी है लेकिन वो जो फैसला है वो केंद्र स्तर पर होना चाहिए, तो वो उस पर एक स्पेशल लाइव पिटीशन बिठाता है और उस पर अपनी सुनवाई करता है। ठीक है, उसके बाद न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है और कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने पर बाध्य किया है। अब देखिए, न्यायिक सक्रियता के तहत क्या होता है कि जो न्यायपालिकाएं होती हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो सर्वोच्च न्यायालय हो, वो अपना कार्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र तरीके से करते हैं। तो ऐसे में जो कार्यपालिका होती है उससे अपने कार्यों को लेकर न्यायपालिका के प्रति कुछ हद तक उत्तरदायी बनना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, एक उदाहरण के लिए एक उदाहरण समझाते हैं आपको। 1979 से लेकर 80 के बीच जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायाधीशों के उन मामलों में रुचि दिखाई जहां समाज में कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की सेवा नहीं ले सकते थे। 1979 से 1980 यानी कि इन एक साल के बीच में, या कहें कि 2 साल के बीच में, जो जनहित याचिकाएं थीं, जो न्यायिक सक्रियता थी, उसके द्वारा न्यायाधीशों ने ऐसे ऐसे मामलों को अपने काम में लाया, अपने मतलब कि सुनवाई की उन्होंने, जहाँ पर कोई आम लोग, कोई गांव का लोग नहीं आ सकता था सेवाएं लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, किस उद्देश्य की, कि जनहित याचिकाओं के उद्देश्य की पूर्ति हेतु
न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर याचिकाएं दायर करने को इजाज़त दी। यानी कि जनहित याचिकाओं से संबंधित उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायपालिका ने जन सेवा की भावना से भरे हुए जो नागरिक हैं, सामाजिक संगठन और जो वकील हैं, उनसे कहा कि आप मतलब कि जो जनता है, उन्होंने नागरिकों से, सामाजिक संगठन थे और वकीलों से अपनी याचिकाओं को न्यायपालिका तक पहुंचाया है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला पॉइंट कि चुनाव प्रणाली को भी बहुत मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया है। यानी कि न्यायिक जब न्याय होगा तो सिंपल सी बात है कि चुनावी प्रणाली हो चाहे कुछ भी हो, वो हर तरीके से मुक्त और निष्पक्ष होगी। अब ये कैसे होगी वो देखिए, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव करें। अब देखिए, चुनाव प्रणाली को मुक्त और निष्पक्ष कैसे बनाया, वो इस तरह से कि जब कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ने जाता है तो उसे अपनी संपत्ति का, अपनी आय का और अपनी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनसे संबंधित उसे अपने प्रमाण देना पड़ता है। ठीक है, ताकि लोगों को सही जानकारी मिले और उन सही जानकारी के आधार पर वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें। तो इस तरह से न्यायिक सक्रियता ने चुनाव को भी मतलब जो चुनावी प्रणाली है उसे भी स्वतंत्र बनाया है। ठीक है, वहीं कहीं ना कहीं न्यायपालिका का एक जो न्यायिक सक्रियता है उसका न्यायपालिका पर एक नकारात्मक पहलू भी है। वो नकारात्मक पहलू क्या है, देखिए, न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत हद तक जो न्यायपालिका थी वो न्यायिक सक्रियता के तहत कुछ कार्य कार्यपालिका की भी करने लगी थी। मतलब ऐसा नहीं कि कार्यपालिका के कार्यों में दखल डाल दी हो, लेकिन जब उसके पास कार्य ज़्यादा होगा तो ऐसा ही लगेगा ना कि भाई ये कार्यपालिका ही है। ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका का जो न्यायपालिका है उसका क्या कार्य होता है, सिर्फ न्याय करना। ठीक है, और उससे संबंधित कार्य करना। लेकिन इस समय कब न्यायिक सक्रियता के तहत वो कुछ और अलग कार्य करने लगी थी। ठीक है, तो इसलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया था। अब देखिए ये कैसे, जैसे वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना इत्यादि विधायिका की देखरेख में प्रशासन ही करना चाहिए था। अब देखिए, जैसे वायु और ध्वनि प्रदूषण करना ये भी न्यायपालिका कार्य करने लगी थी। भ्रष्टाचार की जांच करना, चुनाव सुधार करना, इससे संबंधित भी जो कार्य थी वो न्यायपालिका करने लगी थी, जो कि विधायिका की देखरेख में होने चाहिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया था। उसके बाद एक सेकेंड, अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको। हाँ, सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्र अधिकार का सम्मान करे और न्यायपालिका में काम का बोझ पड़ा। अर्थात जो सरकार का प्रत्येक अंग है, ठीक है, यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये सभी आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, दूसरे की शक्तियों का सम्मान करें, एक दूसरे के क्षेत्र अधिकार का सम्मान करें। ठीक है, क्योंकि इस न्यायिक सक्रियता के तहत इनमें आपस में भेदभाव मतलब कि मनमुटाव हो जाता था कार्यों को लेकर। ठीक है, तो ऐसे में न्यायिक सक्रियता का नकारात्मक पहलू के तहत ये कहा गया कि इनमें मनमुटाव हो जाता था, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए न्यायपालिका का काम का बोझ बढ़ा है। तो देखिए, जब इतनी सारी जनहित याचिकाएं आएंगी, इतनी अपील्स आएंगी वहाँ पे, तो बहुत सारा काम का बोझ बढ़ जाएगा। तो इसलिए न्यायपालिका जो अपना कार्य भी सही से नहीं कर पा रही थी। तो ये तो हुआ हमारा कि न्यायिक सक्रियता पर न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यायपालिका और अधिकार के बारे में। ये तो हमने पिछली वीडियो में कवर कर ही लिया था। आज के पॉइंट पे हम चलते हैं। तो अगला पॉइंट है न्यायपालिका और संसद, यानी कि न्यायपालिका और विधायिका। एक सेकेंड, न्यायपालिका और संसद के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्यक्षेत्र होता है। भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्यक्षेत्र होता है, जैसे न्यायपालिका का न्याय करना, विधायिका का कानून बनाना, कार्यपालिका का कानूनों को लागू करना, उनकी देखरेख करना। ठीक है, तो इस कार्य विभाजन के बावजूद भी
संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। अब हम एक केस का अध्ययन करेंगे यहाँ पे, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अभी आगे जानेंगे। देखिए, संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में, यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन सभी के बीच में संविधान को संशोधन करने की शक्ति को लेकर, जो कि किसके पास है, संसद के पास, मनमुटाव होता रहता है, ठीक है। अब संशोधन करने की शक्ति के संबंध में कैसे है वो ये देखिए। संपत्ति के अधिकार को लेकर संसद संपत्ति के अधिकार में बदलाव करना चाहती थी, लेकिन न्यायपालिका ने ऐसा करने से रोका और कहा कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। जबकि संसद ये चाहती थी कि इस संपत्ति के अधिकार को खत्म किया जाए, ठीक है। तो लेकिन न्यायपालिका ऐसा करने नहीं देना चाहती थी, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। निवारक नज़रबंदी कानून, जो कि मैंने आपको बताया था क्या होता है, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, तो निवारक नज़रबंदी और नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून भी ये जो विधायिका है वो ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन न्यायपालिका ने इन दोनों को ख़त्म नहीं करने दिया। तो इन दोनों को लेके न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में विवाद होता रहता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि संसद जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है उसको लेके इन दोनों के बीच में कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, संपत्ति के अधिकार को लेकर कुछ बातें हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ से दिया हुआ है, संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी, जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके, लेकिन जो न्यायपालिका थी, न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने ऐसा कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। हालांकि संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के और भी कई केंद्र बिंदु थे, उनमें से एक तो था ये संपत्ति का अधिकार, और बाकी के ये देखिए सॉरी दोस्तों, अब देखिए यह कि निजी संपत्ति के अधिकार को, इसका क्या दायरा होगा, इसको लेकर विवाद हो जाता है। मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, समाप्त करने के लिए, और उनकी शक्ति का दायरा क्या है, इसको लेकर इन दोनों के बीच विवाद होता है। संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का क्या दायरा है, इसको लेकर विवाद हो जाता है। क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करें, तो इनको लेकर इन दोनों के बीच में विवाद का जो काम है, मतलब कि विवाद का जो टॉपिक है वो हमेशा बना ही रहता है। तो देख सकते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो है, सॉरी टॉपिक नहीं मतलब सब टॉपिक है कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया जो निर्णय है वो क्या था, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचे को छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हालांकि जो संसद है वो संविधान में दिए गए कुछ कानूनों में बदलाव कर सकती है, लेकिन संविधान का एक मूल ढांचा है जिसमें संसद भी अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, ठीक है। संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, तो उसके विषय में न्यायालय ने ये कहा था कि जो संपत्ति का अधिकार है वो संविधान के मूल ढांचे से कोई संपर्क नहीं रखता है, उससे मतलब कि उसका हिस्सा नहीं है, तो इससे हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, इसलिए संपत्ति के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद न्यायालय ने यह निर्णय अपने पास खास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं, निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। अर्थात जो न्यायालय ने यह जो निर्णय था, कौन सा निर्णय, संपत्ति के अधिकार वाला, यह अपने पास रखा और यह भी कहा कि कोई भी मुद्दा जो मूल ढांचे का हिस्सा है भी या नहीं है, यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने का शक्ति, मतलब जो संविधान की व्याख्या करेगा वो उसका सर्वोत्तम उदाहरण है। कौन सा, तो ठीक है। उसके बाद आगे पॉइंट है हमारा, एक सेकेंड मैं इसको छोटा कर दूँ ताकि आपको पूरा दिखे एक ही बार में।
एक सेकेंड, मैं इसको और छोटा कर दूं ताकि आपको ये और सही दिखे। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि संसद व न्यायपालिका के बीच विवाद के विषय बने रहते हैं। यानी कि जो संसद है हमारी और जो न्यायपालिका है, यानी सरकार के जो दो अंग हैं, इनके बीच विवाद के विषय बने रहते हैं। संविधान यह व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन कई अवसरों में न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई जाती है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है। अब देखिए, जो संसद व न्यायपालिका है, इनके बीच विवाद के विषय बने रहते हैं, जबकि जो संविधान है वो ये व्यवस्था करता है कि जो न्यायाधीश होते हैं और जो संसद के सदस्य होते हैं, उनके आचरण को लेकर ना तो न्यायालय में ना तो संसद में कोई किसी भी प्रकार की बहस नहीं होगी। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि न्यायालय के न्यायाधीश और संसद के जो सदस्य हैं, तो उनको लेके यहाँ पर इनके आचरण पे उंगली उठाई जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो कि संविधान नहीं करता है, मतलब ये असंवैधानिक तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद है लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बेहद जरूरी है। अर्थात मतलब जो हमारी सरकार के तीनों अंग हैं, इन तीनों अंगों का आपस में सम्मान जरूरी है, आपस में मतलब कि भाईचारा जरूरी है। भाईचारा इन द सेंस कि आपस में शक्ति संतुलन बना के रखना है, तभी ये सत्ता आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो केस स्टडी था 1973 वाला, ये यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था, एक बार ये सारे पॉइंट्स मैं आपको सभी को दोबारा दिखा देता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने हैं और जो भी हमारे चैनल से जुड़ेगा उससे और भी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है, स्थानीय शासन वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।